बीए फाइनल की हिस्ट्री की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इटली में पुनर्जागरण का आरंभ। पुनर्जागरण की अभिव्यक्ति सर्वप्रथम दक्षिण यूरोप के एक छोटे से देश इटली में हुई। इटली उसमें परंपरागत तौर पर एक कट्टर कैथोलिक देश था और यहाँ 15वीं-16वीं शताब्दियों में इटली के नगरों में साहित्य कला, मूर्तिकला, चित्रकला का बहुत विकास हुआ। इसके पश्चात पुनर्जागरण का प्रचार फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, नीदरलैंड आदि देशों में हुआ। तो इटली में पुनर्जागरण के उद्देश्य के प्रमुख कारण थे। पहला, रोम नगर का महत्व। इटली रोमन साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण समृद्धशाली नगर था। हालांकि अब इसका पतन हो चुका था, लेकिन यहाँ की प्राचीन इमारतें, यहाँ के राजाओं द्वारा स्थापित बड़े बड़े मठ आदि आज भी वो रोमन साम्राज्य की कला की शोभा बढ़ा रही थी। यहाँ अनेक प्रकार के मानवतावादी साहित्य के अध्ययन का मुख्य केंद्र बन गया। दूसरा, इटली का व्यापारिक महत्व। इटली एक समृद्धशाली देश था। उसकी समृद्धि का मुख्य कारण पूर्वी व्यापार था। पूर्व के देशों से इनका व्यापार बढ़ा और वहाँ अनेक राज्य धनी बन गए। अरबी और एशियाई देशों से के व्यापारी वहाँ से वस्तुएं ला करके इटली में बेचते थे। उत्तरी यूरोप के व्यापारी भी इटली होकर के पश्चिम एशिया में व्यापार करते थे और यहाँ भी एक धनी वर्ग का उदय हुआ। और इसके अलावा इस वर्ग ने अनेक विद्वानों, चित्रकारों, कलाकारों को संरक्षण दिया। उन्होंने पुस्तकें, चित्र, मूर्तियों आदि पर दिल खोलकर धन खर्च किया। एक परिवार के फ्लोरेंसो नामक व्यक्ति ने 10,000 दुर्लभ ग्रंथों का संग्रह किया। यहाँ दांते, पेट्रार्क, बोकासियो, माइकल एंजेलो आदि विद्वान यहाँ पर निवास करते थे, जिन्होंने पुनर्जागरण आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आगे, कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप हजारों यूनानी विद्वान, कलाकार, व्यापारी इटली में आकर बस गए। वे अपने साथ अनमोल प्राचीन पांडुलिपियां तथा कला के नमूने भी लेकर के आए। यह सामग्री इटालियनों के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हुई और उन्हें उनके अंदर पुनः अध्ययन की जिज्ञासा जागृत हुई। इससे प्रेरित होकर इटली के विद्वानों, कलाकारों ने कला के विकास को एक नया आयाम दिया और इटली के अनेक स्कूलों एवं विश्वविद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्त हुए और इन्होंने इटली में पुनर्जागरण के उदय में योगदान दिया। चर्च का योगदान भी महत्वपूर्ण था। इटली का रोम नगर ईसाई धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ पोप निवास करता था और पोपों ने न केवल विद्वानों में कलाकारों को संरक्षण दिया, बल्कि अनेक प्राचीन ग्रंथों का यूनानी भाषा में अनुवाद भी कराया। पोप निकोलस पंचम ने साहित्य में बहुत रुचि ली। उन्होंने वेटिकन में विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय स्थापित करवाया। उसने ग्रीक कॉलेज में 100 प्रोफेसरों की नियुक्ति की, बल्कि वह वेटिकन की लाइब्रेरी को रोम में भी लेकर गया और चर्च ने भी पुनर्जागरण के उदय में योगदान दिया। आगे है अनेक विद्वानों का योगदान। दांते, पेट्रार्क, बोकासियो आदि विद्वानों ने अपनी रचनाओं, कलाकृतियों आदि के द्वारा इटली में प्रचलित अंधविश्वासों और कुरीतियों का विरोध किया तथा आधुनिक विचारों का प्रसार किया। उनके विचार तर्कशीलता, मानवतावाद तथा विज्ञान पर आधारित थे। परिणामस्वरूप इटली में पुनर्जागरण का उदय हुआ। पुनर्जागरण की विशेषताएं रही थी जो इस प्रकार हैं। पहला, मानवतावाद। पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषता थी मानवतावाद, जिसका अर्थ होता है मानव जीवन में विश्वास रखना, मनुष्य की समस्याओं का अध्ययन करना, मानव जीवन के महत्व को स्वीकार करते हुए उसे सुधारने के साथ साथ समृद्धशाली और उन्नत बनाने के प्रयास करना। उन्होंने नर्क और स्वर्ग की काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया, उसे परलोक की बजाय वर्तमान जीवन को सुखी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मानवतावादी विचारकों की रुचि जीवित लोगों के सुख और दुख में अधिक थी। उन्होंने अंधविश्वासों की खिल्ली उड़ाई।
दूसरा इनकी विशेषता थी तर्क की प्रधानता। पुनर्जागरण काल में तर्क की प्रधानता पर बल दिया गया। इससे पहले चिंतन पर प्राचीन परंपराओं तथा धर्मांधता का बहुत प्रभाव था, लेकिन इस काल में अरस्तु के तर्कशास्त्र ने लोगों को जीवन की एक राह दिखाई। उसने लोगों को तर्क के आधार पर ही किसी बात को अपनाने को कहा। उन्होंने यूरोपियनों ने भी तर्क के महत्व को स्वीकार करना शुरू कर दिया और इन्होंने भी तर्क के आधार पर ही किसी विचार को अपनाने को कहा। ये भी पुनर्जागरण की एक विशेषता थी। इसके बाद प्रयोग पर बल। पुनर्जागरण पर बल भी पुनर्जागरण काल की विशेषता थी। अनेक विद्वानों ने विचारों की पुष्टि के लिए प्रयोग का मार्ग अपनाया। उन्होंने प्रयोगात्मक पद्धति का प्रतिपादन किया। उन्होंने खोज प्रणाली का अग्रदूत भी रोजर बेकन को मानते हैं। उनके अनुसार ज्ञान दो प्रकार से होता है, एक प्रथम वाद विवाद द्वारा और दूसरा प्रयोग द्वारा। वाद विवाद द्वारा प्रश्न का अंत हो जाता है और इस पर विचार करना भी बंद कर दिया जाता है, परंतु इसके प्रमाण नहीं होते। लेकिन वाद विवाद की अपेक्षा प्रयोगात्मक पद्धति से प्राप्त किया गया ज्ञान ज़्यादा स्थायी होता है। इससे मस्तिष्क को भी पूर्ण शांति मिलती है और सत्य की प्राप्ति की जा सकती है। वैज्ञानिकों ने भी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए इस पद्धति को अपनाया। सौंदर्य की उपासना। सौंदर्य की उपासना भी पुनर्जागरण की महत्वपूर्ण विशेषता थी। सौंदर्य की उपासना भौतिक और मानसिक प्रभाव से मुक्त थी। वो मानवतावाद से प्रेरित थी, यथार्थ पर प्रेरित थी और लियोनार्डो दा विंसी आदि कलाकारों ने भी अपनी कृतियों में वैज्ञानिक मापदंडों को अपनाया और उस समय लियोनार्डो दा विंसी की महत्वपूर्ण कृति मोनालिसा उस समय की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है। इस चित्र की रहस्यमय मुस्कान को भी उसमें दर्शाया गया था। इटली में पुनर्जागरण का जो विकास हुआ उसकी भी एक कड़ी है, हम उसके बारे में भी अब अध्ययन कर रहे हैं। 14वीं शताब्दी में पुनर्जागरण की अभिव्यक्ति दक्षिणी यूरोप में स्थित इटली में हुई, लेकिन शीघ्र इसका पूरे यूरोप में प्रसार हुआ। इस दौरान साहित्य, भवन निर्माण कला, शिल्प कला, चित्रकला, संगीत कला आदि का विकास हुआ। विशेषकर इटली के फ्लोरेंस नगर में दाते, पेट्रार्क, बोकासियो, एंजेलो, लियोनार्डो दा विंसी, गिबेर्ती, मैकियावेली आदि अनेक विद्वान कलाकार वहाँ पर रहते थे और उन्होंने पुनर्जागरण में भूमिका निभाई और जिसका विकास इस प्रकार से है। पहला, साहित्य का विकास। पुनर्जागरण से पहले साहित्य लेखन लैटिन और यूनानी भाषा में था। 14वीं और 16वीं शताब्दी के बीच राष्ट्रीय भाषाओं में साहित्य के लेखन पर बल दिया और इससे विषय वस्तु में परिवर्तन आया। और मध्यकाल में इस साहित्य में धार्मिक अंधविश्वासों पर बल दिया जाता था। अब पुनर्जागरण के काल के साहित्य में धर्म के स्थान पर मानव जीवन की समस्याओं को चिन्हित किया गया। दाते एलिघेरी इटली का महान कवि था और उसका जन्म 1265 ईस्वी में फ्लोरेंस में हुआ। वो धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, लेकिन वो पादरियों के पाखंडी विलासी जीवन का विरोधी था। उसने अनेक पुस्तकें लिखी जिसमें उसकी धर्म के प्रति श्रद्धा और पोप के प्रति घृणा के भाव देखने को मिलते थे। उसकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक डिवाइन कॉमेडी में नरक और स्वर्ग की कल्पना की गई और इसके 3 भाग हैं, नरक, आत्मशुद्धि और स्वर्ग। उसने नरक में मिलने वाले दुखों का उल्लेख किया, जबकि अंत में पश्चाताप करके आत्मा की शुद्धि तथा स्वर्ग की प्राप्ति का वर्णन किया। उन्होंने सदाचारी जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित किया। फ्रांसिस्को पेट्रार्क भी पुनर्जागरण का एक महान विद्वान था। उसका जन्म 1304 में फ्लोरेंस में हुआ। उसने कुछ समय चर्च में नौकरी की, लेकिन उसने अधिकतम समय लैटिन भाषा के ग्रंथों का अध्ययन किया और इनकी इटालवी भाषा में उनकी रचना की। उसने कई देशों की यात्रा की और उसकी भेंट अनेक विद्वानों से हुई। उसने मिलान, वेनिस तथा रोम में रहकर साहित्य लेखन में रुचि ली। उसने कई प्रकार की, जैसे सीजर तथा पोप पद की, रोम से एविगन में परिवर्तन की नामक रचनाएं लिखी जो बहुत लोकप्रिय हुई। उन्होंने मानवतावाद तथा पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। उसने इटली को दुनिया का सबसे सुंदर देश बताया। इसके बाद जियोवानी बोकासियो भी इटालवी गद्य के जियोवानी बोकासियो का जन्म 1313 में हुआ। उसने इटालवी भाषा में रचित इस पुस्तक में बोकासियो ने प्रेम को मुख्य विषय बताया
और उससे प्रेरित होकर के ब्रिटेन के प्रसिद्ध साहित्यकार चौसर ने कैंटरबरी टेल्स नामक पुस्तक लिखी और उसके कारण ही उसे इटालवी गद्य का पिता कहा जाता है। उसके बाद निकोलो मैकियावेली, वो भी उनका भी जन्म 1469 में फ्लोरेंस में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी इसी नगर में हुई और उसने कई वर्षों तक सेक्रेटरी के तौर पर नौकरी की, लेकिन उन्होंने भी अधिकतम समय यूनानी और लैटिन भाषा के अध्ययन में बिताया। वो मानवतावादी विचारक था और उसने चर्च की बुराइयों का उजागर किया। उसने द प्रिंस नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें उसने धर्म को राजनीति से अलग किया। कला का विकास हुआ। पुनर्जागरण से पहले कला पर भी धर्म का प्रभाव था, जिसे मौलिकता तथा सौंदर्यता का पूर्ण अभाव था। उन्होंने इनके समय में कला में मौलिकता तथा सौंदर्य स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे। चित्रकला ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चित्रकला में यथार्थवाद था। प्रकृतिवाद के प्रथम चित्रकार फ्लोरेंसवादी जो तो थे, उनके चित्र संतों व शहीदों से घिरे हुए नहीं थे, बल्कि पार्थिव गुणों से परिपूर्ण थे। उनमें भावनाओं की अभिव्यक्ति को बड़ी बारीकी से प्रदर्शित किया गया था। मासासियों ने प्रकृतिवाद को अपने भित्ति चित्रों में की विषय वस्तु भी बनाया। लियोनार्डो दा विंसी का जन्म 1452 में फ्लोरेंस के निकट विंसी नगर में हुआ। उनकी बचपन से चित्रकला और संगीत कला में रुचि थी और उन्होंने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार वेरिग्नो से चित्रकला की शिक्षा प्राप्त की थी। उसने बंदूक और हवाई जहाज के डिजाइन तैयार किए। अपनी कलाकृतियों में स्थानीय नहरों आदि में सुधार लाने का प्रयास किया। उसने मोनालिसा नामक एक कृति में मुस्कुराती हुई एक साधारण स्त्री का चित्र बनाया। यह चित्र शताब्दियों से दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसके अलावा द लास्ट सपर नामक चित्र मिलान नगर की दीवार पर बनाया गया था और यह ज्यामितिक विन्यास पर आधारित वह चित्रकला का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। चित्र में ईसा मसीह को अपनी मृत्यु से पहले अपने अनुयायियों के साथ अंतिम बार भोजन प्राप्त करते हुए दिखाया। इसमें ईसा मसीह के चेहरे पर संतोष और उनके अनुयायियों के चेहरे में बेचैनी और निराशा दिखाई गई थी। इसके बाद माइकल एंजेलो भी पुनर्जागरण का एक महान चित्रकार, शिल्पकार, वास्तुकार, इंजीनियर था। उच्च कोटि का कवि था, बड़ा मानवतावादी था। वह मनुष्य को सृष्टि का सबसे सुंदर प्राणी मानता था और उसने भी अनेक प्रकार की चित्र बनाए जो हर प्रकार की दृष्टि से उत्तम थे। सांजियो राफेल का जन्म भी 1483 में इटली में हुआ। वह भी उच्च कोटि का चित्रकार था और उसकी चित्रकला पर माइकल एंजेलो और लियोनार्डो दा विंची का प्रभाव भी देखने को मिलता है। उसके चित्र सजीवता तथा सुंदरता के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। उसने अपने चित्रों में विभिन्न रंगों का प्रयोग बहुत कुशलता से किया। उसने अपने चित्रों का निर्माण किया, जिसमें ईसा मसीह की माता मोडेना का चित्र कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। उसके चित्रों में पृथ्वी के चर्च, स्वर्ग के चर्च के बीच द्वंद्वात्मक संबंधों का प्रतीक प्रस्तुत किया। इसमें प्लूटो के विचारों के आध्यात्मिक आधार को भी देखने के लिए उसने आकाश की ओर संकेत करते हुए दिखाया गया है, जबकि अरस्तु के भौतिकवादी विचारों को दर्शाने के लिए राफेल ने भी पृथ्वी की ओर चित्र की ओर संकेत करते हुए दिखाया गया है। और भी विद्वान थे, जिनमें तितियन, स्थापत्य कला, मूर्तिकला आदि ने भी इटली के पुनर्जागरण में सर्वश्रेष्ठ भूमिका निभाई। विज्ञान के विकास का भी बड़ा प्रभाव पड़ा। खगोल शास्त्र के विकास का भी इटली के पुनरुत्थान में बड़ा योगदान दिया। जैसे एरिकर्टस ने 3री शताब्दी में बताया था। इसके पश्चात टोल्मी ने भी अपनी कृति अलामाजेस्ट में बताया कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। यह सिद्धांत 15वीं सदी के मध्य तक मान्य रहा, लेकिन निकोलस टोल्मी ने सिद्धांत को चुनौती दी और कहा कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र में नहीं है। उन्होंने कहा, लियोनार्डो दा विंची ने भी बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और उसने सूर्य के स्पष्ट परिभ्रमण को नहीं माना। कोपरनिकस ने भी गणित के आधार पर सूर्य केंद्रित सिद्धांत की पुष्टि की। वह नव प्लेटोवाद से बड़ा प्रभावित हुआ। उसने कहा कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है की जानकारी भी
सिसरो प्लूटार्क के ग्रंथों से ली थी। उन्होंने कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। वो प्रक्षेपण के आधार पर नहीं बल्कि गणितीय आकलन के आधार पर दिया। ये भी पुनर्जागरण के लिए एक साइंस के वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के रूप में इसने भी पुनर्जागरण में बड़ा योगदान दिया। इसके बाद गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की और दूरबीन की खोज होने के कारण भी ये भी एक बड़ा वैज्ञानिक खोज थी और इसने भी अब अटल सितारों की दूरी का पता लगाया। भौतिक विज्ञान ने भी इटली के पुनर्जागरण में अपनी भूमिका निभाई। चिकित्सा शास्त्र ने भी विज्ञान में भूमिका निभाई। उन्होंने भी बताया कि बीमारियां ईश्वर की देन नहीं है बल्कि बीमारियां हमारी गलतियों का कारण है और हम अनेक प्रकार की दवाइयों के माध्यम से हम शरीर को ठीक कर सकते हैं। तो ये था हमारा इटली का पुनर्जागरण। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।